अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 38 के रूल 9 से 13 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इस आर्डर 38 के रूल 1 से लेके 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड है। देख लेते हैं कि आर्डर 38 का रूल 9 जो है वो क्या कहता है। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस्ड। अगर सूट डिसमिस हो जाता है या फिर सिक्योरिटी मुद्दला पे कर देता है तो फिर क्या होगा। वेयर एन आर्डर इज़ मेड फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अगर जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले ही कोर्ट आर्डर पास करती है, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है, द कोर्ट शैल आर्डर द अटैचमेंट टू बी विथड्रॉन व्हेन द डिफेंडेंट फर्निश द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टुगेदर विद सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द अटैचमेंट और व्हेन द सूट इज़ डिसमिस्ड। इस जो रूल 9 है इसमें दो सूरतें बताई गई हैं। दो सूरतों में एक अटैचमेंट जो है वो उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी अटैचमेंट अगर वो बिफोर जजमेंट जो है वो अटैच की गई है कोई प्रॉपर्टी। तो एक पहली कंडीशन ये कि अगर सूट ही डिसमिस हो जाता है प्लेंटिफ का, ज़ाहिर सी बात है अगर सूट डिसमिस हो जाएगा तो फिर जो अटैचमेंट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट आर्डर कर देगी कि इस अटैचमेंट को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। दूसरी कंडीशन, अगर जो मुद्दल है अगर वो जो कोर्ट ने रिक्वायर की थी सिक्योरिटी, वो अगर सिक्योरिटी पे कर देता है और जो भी उस अटैचमेंट की कॉस्ट थी वो भी पे कर देता है तो फिर भी ये जो अटैचमेंट है इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब रूल 10 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नॉट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नॉट बार्स डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर ए सेल। ये जो रूल 10 है इसमें जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है इस रूल 10 में। इसमें कहा गया कि अगर कोई स्ट्रेंजर है तो उसका राइट अगर एग्जिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसको अटैच कर लिया गया है तो फिर उस अटैचमेंट से उसका कोई राइट इफेक्ट नहीं होगा। Attachment before judgment shall not affect the rights existing prior to the attachment of persons not parties to the suit, nor bar any person holding a decree against the defendant from applying for the sale of the property under attachment in execution of such a decree। तो इस रूल 10 में कहा गया है कि अगर इसमें भी दो चीज़ें हैं, दो सूरतों में जो है वो किसी स्ट्रेंजर के राइट को अफेक्ट नहीं करेगी ये अटैचमेंट जो बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट जो है वो अटैच की गई है। पहली ये कंडीशन कि अगर कोई पर्सन है वो पार्टीज टू द सूट भी नहीं है लेकिन उसका कोई राइट एग्जिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो फिर भी उसका राइट जो है वो अफेक्ट नहीं होगा इस अटैचमेंट से। दूसरी चीज़, ये जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर पहले भी कोई डिक्री होल्डर है तो वो पहले वाला डिक्री होल्डर अपनी डिक्री की एग्जीक्यूशन में इस प्रॉपर्टी को सेल करने का जो है वो सेल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करवा सकता है, तो उसका भी जो राइट है उसको भी ये रूल जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो रूल 11 है उसमें कहा गया प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी री अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इसमें सिंपल सी बात की गई है कि अगर एक प्रॉपर्टी जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले ही अटैच कर ली गई है तो फिर जब उसकी एग्जीक्यूशन अगर डिक्री पास हो जाती है तो उसकी एग्जीक्यूशन में उस प्रॉपर्टी को री अटैच नहीं किया जाएगा। where property is under attachment by virtue of the provisions of this order and a decree is subsequently passed in favor of the plaintiff, it shall not be necessary upon an application for execution of such decree to apply for a reattachment of द प्रॉपर्टी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर प्लेंटिफ की फेवर में ये डिक्री पास हो जाती है और जो मुद्दल है उसकी प्रॉपर्टी को पहले ही अटैच कर लिया गया है तो फिर ये जो प्लेंटिफ है ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा से एप्लीकेशन फ़ाइल करे और अपनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में उस प्रॉपर्टी को अटैच वगैरह करवाए। अब उसके बाद 12 है उसमें कहा गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट। तो जो भी फसलें वगैरह होती हैं जो ऐसे समझ लें गंदम वगैरह चावल वगैरह तो उनको बिफोर जजमेंट जो है वो अटैच नहीं किया जा सकता। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम टू ऑथोराइज द प्लेंटिफ टू अप्लाई फॉर द अटैचमेंट of any agricultural produce in the possession of an agriculturist or to empower the court to order the attachment or production of such a produce। तो इसमें दो बातें कही गई हैं कि ये रूल जो है वो ना ही प्लेंटिफ को ऑथोराइज़ कर सकता है कि ना ही प्लेंटिफ एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है कोर्ट में और उस जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको अटैच करवा सकता है और ना ही कोर्ट के पास ये पावर है
कि वो आर्डर पास कर सके इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अटैचमेंट से रिलेटेड। उसके बाद जो अगला रूल है, रूल 13, उसमें कहा गया कि स्मॉल कॉज कोर्ट्स नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। Nothing in this order shall be deemed to empower any court of small causes to make order for the attachment of a immovable property। तो कोई भी immovable property है और जजमेंट पास होने से पहले ही अगर उसको अटैच करवाया जाना है, तो ये रूल जो है वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जो हैं वो उनको एम्पावर नहीं करती, वो इस प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर पास नहीं कर सकती। तो ये इस रूल्स थे रूल 8 से लेके 13 तक जो हम लोगों ने इस लेक्चर में रूल 9 से 13 तक जो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस की।